सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन या चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। पृथ्वी का फेफड़ा, तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन या अमेजन नदी बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी नदी बेसिन है। अगला सवाल है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? तो विषुव के दिन विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। विषुव के दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। अगला सवाल है, मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु या मलक्का का निवासी। मलोका, मलोका क्या है? तो मलोका है एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है। अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं को क्या कहा गया? तृष्णा ही कहा गया, तृष्णा। अगला सवाल है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन या विकास प्रबंधन। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है संसाधन संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, बागानी या मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला क्या है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रक्षक मेखला बनाया जाता है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक। तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका ही है पुरापाषाणिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र। अग्नि, इंद्र तथा सोम। इंद्र, वरुण तथा रुद्र। अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, इंद्र और सोम। ये तीनों ऐसो इंपॉर्टेंट देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 150 बार, 200 बार, 225 बार या 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक बार इंद्र का ही उल्लेख है। कितने बार किया गया है? 250 बार, 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला सवाल है, ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? अग्नि का उल्लेख 150 बार, 200 बार, 225 बार या 250 बार। तो अग्नि का है सो 200 बार, इंद्र 250, अग्नि 200 बार। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 112 बार, 111, 112, 113, 114। सोम का उल्लेख किया गया है 114 बार। इंद्र 250, अग्नि 200 और सोम 114 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो संस्कृत को माना गया है भारोपीय, यानी भारत और यूरोप, भारत और यूरोप की भाषा माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़ या भीमबेटका। मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके इनाम गांव में दफनाया जाता था। इनाम गांव में दफनाया जाता था उत्तर की ओर सिर करके। अगला सवाल है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड को, या मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंधित खंड को, या संविधान की प्रस्तावना को। तो क्वेश्चन क्या है कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना सही उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना को अंतरात्मा कहा गया है। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? महात्मा गांधी,
लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया? 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 14 दिसंबर 1946। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4, 12। तो लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा के लिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत करने का अधिकार है? अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय इंडो इंग्लियन को कर सकता है मनोनीत। अगला सवाल है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है कब? दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो ये सबूतों के आधार पर है, सो कोई भी फैसला सुनाता है न्यायाधीश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या अमरनाथ पंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पंथ, इसका सही उत्तर है। आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।